हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपका। तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा ना वो जनगणना जो है या जो जनसंख्या है उस पर आधारित होगा, जो आपके यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि जैसा आपने देखा कि लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए थे जनगणना से, तो वही आपके लिए 50 क्वेश्चन जनगणना से लेकर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 15वीं जनगणना 2011 का नारा क्या था। चार ऑप्शन है: हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा इतिहास, हमारी जनगणना हमारा देश, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो देखिए, जो इसमें आपका सही आंसर है वो कौन सा है, तो वो है कौन सा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आपने देखा कि जनगणना जब हमारे भारत में शुरू होती है तो पहली बार जनगणना तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है। तो वहाँ से अगर लिया जाए और प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे देखा जाए तो जो 2011 की जनगणना थी वो किस नंबर की थी, वो थी 15वीं नंबर की। ठीक है ना, वो कौन सी 15वीं नंबर की है। और क्यों, हमें पता है कि जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद ही होता है। ठीक है, तो 2015 जो 2000 जो 11 है उसमें 15वीं जनगणना थी, तो उसमें ये रखा गया था आपका क्या, तो नारा रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना का उल्लेख है? 243, 124, 246 या 280। तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका है 246। यानी कि संविधान के अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 246 है उसमें जनगणना का उल्लेख किया गया है। तो अगर आप देखेंगे अन्य आर्टिकलों को तो उसमें कहीं ना कहीं देखेंगे तो इनका भी सवाल आपसे बन जाता है। जैसे देखिए, इसमें तो आपने देखा कि जो खासकर जो पंचायतें की बात करते हैं, जो पंचायत हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा कर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, पंचायतों के बारे में उल्लेख है, पंचायतों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, 124 में क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख है। 280 में क्या आपका, वित्त आयोग के बारे में उल्लेख कर रखा है। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है। तो आर्टिकल 243 में आप देखेंगे तो पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, फिर उसका 124 जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके बारे में उल्लेख है। और 280 में वित्त आयोग है और 246 में क्या, जनगणना से संबंधित बात कर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? ठीक है, ये देखिएगा, ग्रेट डिवाइडेड ईयर। ठीक है, तो महान विभाजक वर्ष माना गया है 1961 को, 1921 को, 1951 को या 1901 को। तो ये सही आंसर क्या है, 1921 को। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 1921 में क्या हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, ठीक है, इसी कारण इसे क्या माना गया है, महान विभाजक वर्ष माना गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुआ, 1951 में। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना किस वर्ष हुआ, तो 1951 में हुआ। ठीक है, 1951 में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनगणना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय। तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, तो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री। ये इसका जिम्मेदारी है कि ये क्या करेगी कि जनगणना कराएगी प्रत्येक 10 सालों बाद। ठीक है, बाकी गृह मंत्रालय के अधीन आपका एक विभाग है। ठीक है, जनगणना विभाग। ठीक है, इसी के अधीन क्या है आपका एक जनगणना विभाग है। ठीक है, विभाग। तो इस विभाग के अधीन जनगणना कराई जाती है। अगर मंत्रालय पूछेगा तो गृह मंत्रालय, विभाग पूछे तो जनगणना विभाग। ठीक है, ये कराएगा आपका। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर और हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा कि
सबसे पहले जनगणना अगर आ जाए कि जनगणना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, सर्वप्रथम ये कहाँ पे हुआ था, तो वो होता है स्वीडन में। कहाँ पे हुआ था, स्वीडन में। यानी कि सबसे पहले जनगणना किस देश में हुआ, स्वीडन में हुआ। लेकिन फर्स्ट दशकीय जनगणना, फर्स्ट दशकीय जनगणना ये कहाँ पे हुआ था, तो यूएसए में। कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कि विश्व स्तर पर जनगणना सर्वप्रथम स्वीडन कराता है। ठीक है, और पहली बार दशकीय जनगणना वर्ल्ड लेवल पर यूएसए कराता है। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय स्तर पर शीर्ष जनगणना अधिकारी कौन होता है, महारजिस्ट्रार एवं राज्य अधिकारी, स्थायी जनसंख्या अधिकारी, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त या मुख्य नगर अधिकारी। ये लिखा हुआ है कहाँ पर, तो केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर शीर्ष जनगणना अधिकारी कौन होता है, तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाता है कौन, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, ये इसका क्या सही आंसर है। यानी जब देखेंगे केंद्र स्तर पर, जो आपने देखा कि गृह मंत्रालय क्या कराएगा, गृह मंत्रालय जनगणना कराएगा। गृह मंत्रालय के देखेंगे अधीन आपका क्या होगा, आपका जनगणना विभाग होगा। उस जनगणना विभाग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो होता है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जनगणना गृह मंत्रालय के किस विभाग द्वारा कराया जाता है, व्यय विभाग, जनगणना विभाग, जनसंख्या विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर क्या है, जनगणना विभाग। और जनगणना विभाग की बात करें तो इसका जो कह सकते हैं जो प्रमुख अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं महारजिस्ट्रार। ठीक है, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त। क्या बोलेंगे, जनगणना आयुक्त कहते हैं। ठीक है, तो इस विभाग का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। और किस स्तर पे होगा, तो केंद्रीय स्तर पे भी होता है ये। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर ये होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, जनगणना निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, जिलाधीश या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जिलाधीश तो हो नहीं सकता, ये जिले स्तर पर होगा। बाकी क्षेत्रीय की बात करें तो ये रीजनल एरिया में प्रमुख अधिकारी होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा आपका है, जनगणना निदेशक। ठीक है, कौन है, जनगणना निदेशक। तो इन अधिकारियों की बात करें तो आपने देखा केंद्रीय स्तर पे कौन था, तो उसमें था महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त था। राज्यों में कौन है, तो जनगणना निदेशक है। फिर क्षेत्रीय स्तरों पे देखा जाएगा तो क्षेत्रीय निदेशक होगा। और जिलों में कौन होगा, तो जिलाधीश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे, ये पूछ रहा है 2011 में। ठीक है, 2011 में उस समय जनगणना किस अधिकारी के देखरेख में या निर्देशन में हुआ था, तो उस समय कौन थे, तो उस समय तो थे सी चंद्रमौली। ठीक है, तो सी चंद्रमौली ये 2011 में जो जनगणना हुआ उसके ये प्रमुख क्या थे, अधिकारी थे केंद्रीय स्तर पर। कौन थे, केंद्रीय स्तर पर। क्वेश्चन अगला है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई, 1881 में, 1872 में, 1749 में या 1890 में। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो कौन सा है, 1872 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई, 1872 में। ठीक है, उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो। और आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में की गई थी। यानी कि एकमात्र ऐसा गवर्नर जो कि भारत में जिसकी हत्या हुई वो लॉर्ड मेयो की हुई। और कहाँ पे हुई, तो अंडमान एंड निकोबार में इसकी हत्या की गई थी। ठीक है, फिर देखिए ये 1881 की बात करते हैं। तो 1881 में क्या हुआ था कि भारत में, यानी कि पहली बार, भारत में पहली बार क्या हुआ, दशकीय
ठीक है, दशकीय जनगणना हुआ। ठीक है, और इस समय गवर्नर कौन है, तो जो लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये क्या थे, गवर्नर थे 1881 में। इनके समय में होता है क्या, दशकीय जनगणना। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे 1800 आपका 1749 है, इसमें क्या हुआ कि विश्व में पहली बार, ठीक है, विश्व में पहली बार स्वीडन ने क्या कराया था, जनगणना। ठीक है, जनगणना यानी कि जिसे बोलते हैं सेंसस। ठीक है, सेंसस। 1890 में देखेंगे तो जो यूएसए ने पहली बार पूरे वर्ल्ड में क्या कराया, दशकीय जनगणना कराई थी। ठीक है, दशकीय जनगणना कराई थी। ठीक है, तो ये सारे आपके सन भी हो जाते हैं यहाँ पर, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो 10 की जनगणना है 1881 में किस गवर्नर के समय हुई, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लेटेन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो आपने पढ़ा है कि लॉर्ड रिपन। ठीक है ना, कौन है इसमें सही आंसर, तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय तो पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन 10 सालों के अंतराल पर जनगणना कंटिन्यू कब से शुरू हो गया, तो 1881 में। ठीक है, 10 की का मतलब हो गया कि प्रत्येक 10 सालों के अंतराल पर कौन होंगे, तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, वैसे अगर और एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन को हम लोग भारतीय स्वशासन का जनक भी मानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इनको हम लोग क्या मानते हैं, तो भारतीय स्वशासन के जनक भी मानते हैं। ठीक है, भारतीय स्वशासन के जनक भी मानते हैं लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो वैसे जो लॉर्ड रिपन है, तो लॉर्ड रिपन को सामने सुना होगा कि इन्हीं के समय आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आता है। ठीक है, देखेंगे तो कब, 1878 में इन्हीं के समय क्या आएगा, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इन्हीं के समय आएगा, लेकिन ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेटिन के समय आएगा, लेकिन ये रद्द किसके समय होगा, समाप्त किस समय होगा, तो लॉर्ड रिपन के समय समाप्त हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग भारतीय जो सिविल सेवा है उसके जनक मानते हैं, और इनका मकबरा कहाँ पे है, तो गाजीपुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, 15वीं थी, 7वीं थी, 10वीं या 5वीं। तो जो सही आंसर है वो कौन सा है, आपका 7वीं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो वो 15वीं जनगणना है, लेकिन अगर हम देखें 1951 से अगर शुरू करते हैं और 2011 तक आते हैं तो फिर वो कौन से नंबर की हो जाती है, 7वें नंबर की हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, लिखा है स्वतंत्र भारत की। ठीक है, किस नंबर होगी, 7वीं होगी, और ऑल ओवर देखा जाए तो वो 15वीं नंबर की हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि जनगणना किस सूची का विषय, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या संघ सूची का। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, संघ सूची हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि जनगणना कौन करा रहा है, गृह मंत्रालय करा रहा है। किस आर्टिकल के तहत, तो 286 जो 246 है आपका 246, तो 200 आपका 46 आर्टिकल है उसके तहत करा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो संघ सूची का विषय है, कौन सा, जनगणना यानी कि सेंसस। ठीक है, बाकी अगर आप देखते हैं समवर्ती सूची और राज्य सूची, तो राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिस पर राज्य का अधिकार होता है, यानी कि जिन कानूनों पर राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है वो राज्य सूची के विषय होते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में दोनों विषय होते हैं, संघ के भी और राज्य के भी होते हैं। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है, बाकी संघ सूची और राज्य सूची जो है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में ही क्या थे, मेंशन थे। तो संघ सूची का विषय कौन है, तो जनगणना ये संघ सूची का विषय है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है,
ये रक्षा हो गया, ये सारा क्या संघ सूची के ही विषय माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। ऑप्शन है जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना अधिनियम 1954, जनगणना अधिनियम 1975 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो जनगणना कराई जाती है उसके लिए हमने एक एक्ट बना रखा है, वो एक्ट कौन सा है, तो वो एक्ट है जनगणना अधिनियम 1948। तो 1948 के ही एक्ट से या इसी के कानून से हम लोग जनगणना कराने का जो नियम है या उसके तरीके हैं या उसके जो प्रावधान है वो सारे मेंशन है इस एक्ट में, तो उसी से हम लोग कराते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित है माल्थस, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, हेनरी। तो इसमें संबंधित ध्यान रखिएगा वो क्या है, माल्थस। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आप एक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि माल्थस का सिद्धांत का संबंध किससे है, तो जनसंख्या से। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे होगा कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ठीक है, इसमें आपको यह समझना है कि माल्थस क्या थे, वो एक ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। माल्थस कौन है, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे खाद्य संसाधन है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में इन फ्यूचर क्या होगा कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और जो खाने पीने के संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इसके अभाव में यानी कि भोजन के अभाव में या खाद्य आपूर्ति के अभाव में जनसंख्या अचानक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही है क्या, माल्थस का सिद्धांत। ठीक है, तो माल्थस का सिद्धांत क्या कहता है, माल्थस का सिद्धांत ये कहता है कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में, जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी, मतलब जैसे क्या होगा, 1 हो गया, 2, 4, 8, 16। ठीक है, इस तरीके से ग्रो कर रही है। ठीक है, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में लेकिन जो आपका खाद्य आपूर्ति है, खाद्य आपूर्ति वो समानांतर श्रेणी में। ठीक है, समानांतर श्रेणी में, तो समानांतर श्रेणी का मतलब होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे। तो जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में और खाद्य आपूर्ति समानांतर श्रेणी में वृद्धि कर रही है। ठीक है, वृद्धि कर रही है। ठीक है, आप कहेंगे अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के तुलना में जो खाद्य आपूर्ति है वो कम है। खाद्य आपूर्ति क्या है, कम है। तो खाद्य आपूर्ति कम होने की वजह से क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि लोगों के पास खाने के लिए आपके अनाज नहीं होंगे और उसके अकाल में जनसंख्या अचानक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये माल्थस सिद्धांत ये कहता है। तो माल्थस कहाँ के हैं, तो माल्थस ध्यान रखना कि ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। ये ब्रिटिश क्या हैं, अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, केरल, नागालैंड, मणिपुर या गोवा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो नकारात्मक का मतलब है, ऐसा नहीं है कि उस राज्य की जनसंख्या बढ़ी नहीं, बढ़ी लेकिन पिछले की तुलना में कम बढ़ी। और इसमें जो सही आंसर है वो आपका है कौन सा, तो नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड की जो
जनसंख्या जो वृद्धि है, ठीक है, जनसंख्या जो वृद्धि है ये था 0.6%। वो भी क्या था, माइनस का था, ठीक है, क्या था, माइनस का। माइनस का मतलब ये हो गया कि 2001 में, ठीक है, 2001 में अगर जनसंख्या 100% मान लिया कि वो ग्रो की, ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ कि उसमें से 0.6% जनसंख्या 2011 में कम ग्रो कर रही है, ठीक है। तो यानी कि मतलब बढ़ा है लेकिन पिछले के तुलना में, ठीक है। तो नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, कितनी, तो 0.6% रही है, ठीक है। बाकी केरल में देखेंगे तो केरल में तो आपने पढ़ा ही है कि वहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है, लगभग 94% के आसपास में साक्षरता दर वहाँ पे है, ठीक है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा देखा आपने कि गोवा जो है ये क्या है, सबसे छोटा राज्य है, क्या है, ये सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, किसमें, तो क्षेत्रफल में, किसमें, तो क्षेत्रफल में है, कौन से में है, तो क्षेत्रफल में है। गोवा में देखेंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा भगवान महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गोवा में ही आपको मिलेगा मार्मू गांव बंदरगाह, ठीक है, मार्मू गांव बंदरगाह आपको यहीं मिल जाएगा, बंदरगाह, मार्मू गांव बंदरगाह, ठीक है, आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। दाबोलिम एयरपोर्ट, दाबोलिम एयरपोर्ट आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि भारत विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि भारत में जो जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का कितना परसेंट है अकॉर्डिंग टू 2011 में जो सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि वर्तमान में तो बढ़ गई होगी, लेकिन क्या होगा 2011 के अनुसार देखा जाए तो ये जो जनसंख्या की जो रेट केवल हम वो बात करते हैं वो कितना है, तो 17.5%, ठीक है। 17.5% जनसंख्या भारत की है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, उसे देखा जाए। बाकी अन्य भी जो डाटा दे रखा है ना, इसमें आपको देखना पड़ेगा। ये जो 22.20 है, ठीक है, कहीं कहीं 23 भी लिखा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूपी की क्या है, दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है। यूपी की क्या है, दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है, वृद्धि दर है। तो 10 की वृद्धि का मतलब हो गया यानी कि 10 सालों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो ये यूपी में 22.20 बढ़ी है, ठीक है ना। बाकी 17.7 क्या है, तो ये ध्यान रखना, ये भारत में, ये भारत की क्या है, 10 की वृद्धि दर है, ये भारत की क्या है, 10 की वृद्धि दर है, भारत की 10 की वृद्धि दर है। बाकी अगर ये बात करते हैं 2.4 क्या है, तो ये भारत का क्या है, आपका क्षेत्रफल है, किसका, तो पूरे विश्व का, पूरे विश्व में, ठीक है। तो पूरे विश्व में कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 2.4% है, ठीक है, 2.4% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि किस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है, 1951 1961 के बीच में, या 1961 से 1971 के बीच में, 1961 से 81 के बीच में, 1901 से 1911 के बीच में, ये 2011 के बीच में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिएगा इसमें क्या सही आंसर होगा, तो सही आंसर आपका है बी नंबर, यानी कि 1961 से लेकर 1971 के बीच में। यानी कि ये जो ड्यूरेशन रहा है 1961 और 1971 के बीच में, इसमें जो जनसंख्या की वृद्धि दर रही है वो सर्वाधिक रही है, ठीक है, सर्वाधिक रही है। जबकि हमने इससे पहले देखा है कि जो आपका
1921 का वर्ष है वो महान विभाजक वर्ष भी कहलाता है, ठीक है ना। वो क्या कहता है, महान विभाजक वर्ष भी हमने उसे कहा था। क्यों? क्योंकि उस ही वर्ष से जनसंख्या की वृद्धि दर कंटिन्यू आगे बढ़ना शुरू हुई थी, ठीक है। अगर देखिएगा भारत में कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है, 69.9%, 68.9%, 31.1% या 21%। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? सही आंसर है 31.1%, ठीक है। तो अगर जो ये नगरीय जनसंख्या हो गई, तो भाई जनसंख्या दो ही जगह तो निवास करती है, या तो गांव में या तो शहरों में। तो शहरों में यानी कि नगर मतलब शहर, शहरों में कितना हो गया? 31.1 हो गया। तो फिर अब देखेंगे तो गांव में कितना हो जाएगा, तो फिर 100 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा ग्रामीण ये क्या हो गया? जनसंख्या का परसेंटेज हो गया, जनसंख्या का प्रतिशत हो गया। यानी कि गांव में कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? तो 68.9, ठीक है, 68.9 हो जाएगा। और नगरों में कितनी रहती है? तो 31.1%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लिंगानुपात क्या है प्रति 1000 पुरुषों पे, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष। ये भारत पूछ रहा है, भारत का मतलब हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। किस पे? तो राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर पे क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रीय स्तर पे है 943। कितना है? 943। कितना है? 943 है। और कितने पे निकाला जाता है? 1000 पुरुषों पे। यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं भारत में? ऑल ओवर देखा जाए तो 943 है। अच्छा, कुछ डाटा ऊपर दे रखे हैं ऑप्शनों में। तो 912 किसका है? तो 912 है यूपी में है। यानी कि यूपी में अगर 1000 पुरुष हैं तो 912 क्या हैं? महिलाएं हैं। 1084 की बात करें तो ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है। तो यानी केरल में लिंगानुपात भी सबसे अधिक है और केरल सबसे साक्षर आपका राज्य भी है। तो केरल में 1000 पुरुष हैं तो 1024 क्या है वहाँ पे? महिलाएं हैं, ठीक है। और ये देखो आपका जो दूसरा है, ठीक है, ये आप देखेंगे 879 का हम बात करते हैं। 879 जो आपका है ये अब कहाँ का हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? हरियाणा का हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा का। और ये क्या है? आपका राष्ट्रीय लिंगानुपात है। ये क्या है? राष्ट्रीय लिंगानुपात, राष्ट्रीय लिंगानुपात हो जाता है, ठीक है। तो यूपी, अगर देखिएगा इसमें क्या सवाल बनेगा कि जो यूपी का लिंगानुपात है क्या वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से ज्यादा है? तो कहेंगे नहीं, क्या उससे कम ही है। तो यूपी का 912 है और राष्ट्रीय वाला 943 है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। तो इसमें सही आंसर क्या आपका है? तो ये तो उत्तर प्रदेश ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की अगर श्रेणी देखा जाए, ठीक है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः, ठीक है, कैसे होंगे? क्रम से होंगे, तो ठीक है, क्रम से होंगे। तो कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला हो गया कौन सा? उत्तर प्रदेश। फिर कौन हो गया आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में औसतन साक्षरता दर क्या है? ये भारत की बात कर रहा है कि भारत में मतलब एवरेज साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। तो भारत में जो एवरेज साक्षरता दर है ना वो कितनी है आपकी? तो 73% है। कितनी है? 73% है, लगभग में 73% है, ठीक है। भारत में औसतन साक्षरता दर, ठीक है। लिखेंगे कि भारत में सबसे अधिक, जबकि देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? तो देखेंगे सर्वाधिक की बात करते हैं तो कहाँ पे होगा? केरल में होगा। कहाँ पे होगा?
केरल में होगा, ठीक है, लगभग 94%, कितना, लगभग 94%, ठीक है। और ये देखा जाए कि न्यूनतम कहाँ पे है, ठीक है, न्यूनतम की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अगर न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम में कौन कहाँ से हो जाएगा, तो न्यूनतम में आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है, न्यूनतम में कौन हो गया, बिहार। तो बिहार में साक्षरता दर क्या है, न्यूनतम है, ठीक है। लेकिन महिलाओं में न्यूनतम साक्षरता दर राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत साक्षरता गणना हेतु न्यूनतम आयु वर्ग क्या है, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो जो इसमें सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, तो 7 वर्ष, ठीक है, कौन हो जाएगा, 7 वर्ष। इसका मतलब ये हो गया कि साक्षरता में, ध्यान रखना कि जब साक्षरता होती है, साक्षरता में क्या होता है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है, ठीक है, शामिल किया जाता है। तो अगर जो साक्षरता, जो आपकी लिटरेसी रेट है, उसमें अगर काउंट करना हो तो उसमें न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष से कम में तो आप साक्षरता की गणना में काउंट नहीं किए जाते हैं, 7 वर्ष से या 7 वर्ष से ऊपर में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, ठीक है। मतलब भारत के जो पड़ोसी की बात करते हैं कि भारत में जो पड़ोसी देश हैं जो आसपास के, वहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे, ठीक है, क्या बांग्लादेश में है, क्या चीन में है, क्या पाकिस्तान में या म्यांमार में है। तो जो इसका आप देखेंगे सही आंसर है ना, वो कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। और बांग्लादेश में देखेंगे तो भारत का 943 है, तो यानी कि 943 से ज़्यादा है लिंगानुपात कहाँ पर, तो बांग्लादेश में। क्वेश्चन अगला है कि सर्वाधिक कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में या गोवा में है, ठीक है। अब इस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे कि सर्वाधिक कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, तो आपका जो नज़र जाएगी वो बिहार पे जाएगी, और बिहार पहला ऑप्शन भी है। तो बिहार जो है वो ऑल ओवर, ठीक है ना, वो क्या है, ऑल ओवर देखा जाए तो वो साक्षरता दर में नीचे है, लेकिन महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम राजस्थान में, राजस्थान के बाद में थोड़ी सी ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो बिहार में, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखो, ये लिखा हुआ है कि महिला साक्षरता दर, ठीक है। तो ये सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम है कहाँ पर, तो राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में है, यानी कि दूसरा देखा जाए सबसे कम कहाँ पे होगा, तो वो बिहार में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि बिहार में क्या है, सर्वाधिक क्या है, कम साक्षरता है, कम साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है। लेकिन महिलाओं की बात कर रहा है स्पेशली, तो वो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो औसतन जो साक्षरता दर है, औसतन की बात करते हैं तो वो है कितना, तो 67.7%, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग पुरुष की और महिला की, ठीक है, अगर पुरुष और महिला की अगर बात करते हैं हम लोग, पुरुष और महिला की बात करते हैं, तो पुरुषों में इससे 10 बढ़ा दें तो 77.3%, और महिलाओं में क्या करें तो एवरेज से 10 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 57.2%, 57.2%, ठीक है। इससे कितना हो जाएगा, तो 57.2%, ठीक है। तो यूपी वाला तो याद करना क्या है, आसान है, यूपी वाला याद करना आसान है कि यूपी में औसतन जो हमारे यहाँ पे साक्षरता दर है वो 67.7% है, पुरुषों में 77 और महिलाओं में
57 है। जबकि भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है, अगर राष्ट्रीय साक्षरता, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, तो राष्ट्रीय साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो ये कितना है, तो ये था लगभग कितना, तो 73% था। कितना था, 73% ये था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक किस जनपद में है। चार ऑप्शन है, श्रावस्ती, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, चंदौली। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर में जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है हमारे उत्तर प्रदेश में, लगभग आप देखेंगे तो वही 80% के आसपास में साक्षरता दर है यहाँ गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा, सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम है श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है कहाँ, श्रावस्ती में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है आपका श्रावस्ती में, और सबसे अधिक कहाँ पे, तो गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर में आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे सवाल ये है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला क्या है, ये जिला है। ठीक है, यूपी में सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर में। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में देखेंगे तो जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो गौतम बुद्ध नगर में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो चंदौली से कई बार सवाल बनता है कि चंदौली को हम लोग क्या कहते हैं, कि उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा, क्या बोलते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। इसके अलावा चंदौली में ही आप बताएंगे कि यूपी का पहला वन्य जीव क्या अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य नाम क्या था, तो चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, कब, तो 1957 में। ठीक है, 1957 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर, आजमगढ़, बलरामपुर या गौतम बुद्ध नगर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शिशु लिंगानुपात। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात में ये ध्यान रखो कि शिशु लिंगानुपात में क्या होता है कि 0 से 6 वर्ष, कितने, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है, बच्चों को शामिल। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे ही शामिल होते हैं किसमें, तो शिशु लिंगानुपात में। किसमें, शिशु लिंगानुपात में। और ये सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वो जिला हो जाएगा कौन सा, बलरामपुर। ठीक है, जिला कौन सा हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा। ठीक है, जिला कौन सा आपका, तो बलरामपुर हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जिला कौन सा है, बलरामपुर। इसके अलावा देखेंगे तो यूपी में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ पे है, लिंगानुपात ये सबसे अधिक कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, तो जौनपुर में। ठीक है, जिला कौन सा है, तो जिला है आपका जौनपुर। ठीक है, जौनपुर में। ठीक है, सबसे अधिक। आजमगढ़ में दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात जिला है हमारा यूपी का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
अगला है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, 1028, 860 या 829। तो जो सही आंसर है वो है आपका 829, यानी कि 829 व्यक्ति 829 व्यक्ति प्रति, ठीक है, कितना? तो वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इनका अगर रेशियो देखें तो जो 1106 की बात करते हैं तो ये तो कहाँ का है? ये है बिहार का, ठीक है, ये कहाँ का है? बिहार का। 1028 कहाँ का है? तो वेस्ट बंगाल का। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। 8060 कहाँ पे है? तो ये है कहाँ का है? केरल का। कहाँ हो जाएगा? केरल का। तो ये हम लोग लगा सकते हैं, एक क्रम लगा देंगे, जैसे कि जनघनत्व, मतलब सबसे अधिक जनघनत्व किन किन राज्यों में है। तो देखो, सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट पे है। वेस्ट बंगाल 2 पे है, केरल 3 पे हो जाएगा और यूपी चौथे नंबर पे हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा क्या है? जनघनत्व वाला आपका राज्य है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि सर्वाधिक कम जनघनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? गाजियाबाद, ललितपुर, बांदा या मुरादाबाद। तो जो इसमें सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? ललितपुर। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व वाला जो जिला है वो ललितपुर है, जबकि सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद। तो ये तो यूपी के जिलों में देखा जाए तो सबसे अधिक गाजियाबाद और सबसे कम ललितपुर में है। अगर जो राज्यों की बात करते हैं तो सबसे अधिक राज्य में किसमें, कहाँ पे जनघनत्व है? तो बिहार में, और न्यूनतम कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि ये जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में तो क्या है आपका? सर्वाधिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। और न्यूनतम कहाँ पे? ललितपुर में है, ठीक है। न्यूनतम कहाँ? ललितपुर में है, ठीक है। तो ललितपुर से हम लोग कुछ डाटा यहाँ से लिख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ललितपुर ये क्या है कि यूपी का ये क्या है? एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जहाँ से क्या होता है? जहाँ से कह सकते हैं कि जहाँ से यूरेनियम, ठीक है, जहाँ से क्या होगा? यूरेनियम यूरेनियम व प्लेटिनम का उत्पादन होता है। प्लेटिनम क्या क्या होता है? उत्पादन, ठीक है, क्या होता है? उत्पादन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये ललितपुर है, ललितपुर में आपको मिलेगा यहाँ पर देवगढ़ का क्या मिलेगा? तो दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो पंचायतन, ठीक है, पंचायतन शैली में बना हुआ। किस शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में बना है, ठीक है। और ये किस काल का है? तो ये गुप्त कालीन है, ठीक है। किस काल का है? तो ये गुप्त कालीन है, ठीक है। तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्त कालीन है। और किस शैली में बना है? तो बना है आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ये डाटा ध्यान रखना है। फिर इसके अतिरिक्त देखिएगा जो यहाँ पर मुरादाबाद है ना, इसको भी एक नाम दिया जाता है, इसे हम लोग पीतल नगरी भी कहते हैं, ठीक है, पीतल नगरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीतल के जो बर्तन हैं उसके लिए फेमस है, ठीक है, पीतल के बर्तन के लिए ये फेमस है। अगर देखिएगा राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति। तो जो इसमें सही आंसर है वो कौन है? आपका प्रधानमंत्री। तो जो राष्ट्रीय स्थिरता जो कोष बनती है, ठीक है, जनसंख्या के लिए, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पदेन अध्यक्ष, ठीक है, पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो पद पर
पहले से क्या हो वही क्या बनेगा, उसका अध्यक्ष बनेगा। जैसे अगर कहा जाए कि नीति आयोग, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके लिए अलग से चुनाव नहीं होता कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, नहीं, वो नीति आयोग का अध्यक्ष क्या होता है, वो पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि वो ऑलरेडी फिक्स है कि वो प्रधानमंत्री जो होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। सेम वैसे ही क्या होता है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष है, ये पहले से फिक्स है कि जो प्रधानमंत्री होंगे वही इसके क्या बन जाएंगे, वही इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 29 नंबर का प्रधानमंत्री इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपका है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मई 2000 में, मई 2006 में, जून 2001 में या जून 2003 में। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? मई 2000 में। ठीक है, मई 2000 में। ठीक है, और हमने पढ़ा था, एक आपने पढ़ रखा था कि जनसंख्या या जनगणना जो आपका अधिनियम है वो कौन सा था? जनगणना अधिनियम, तो ये कौन सा था? तो 1948 वाला। कौन सा था? 1948। ठीक है, जनगणना अधिनियम कौन सा है? 1948। ठीक है, 1948। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98 लाख 12,341, 16 करोड़ 50 लाख 12,341 या 15 करोड़ 98 लाख 12,341 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सही आंसर है आपका फिलहाल के लिए वो कौन सा है? तो ये है 19, ठीक है, करोड़ 98 लाख 12,300 कितना हो जाएगा? तो आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखना, इसको मोटे मोटे तौर पर हम लोग कितना कह सकते हैं? इसको हम लोग 20 करोड़ भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, इसे मोटे मोटे तौर पे कितना कह सकते हैं? 20 करोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी के क्या है? राउंड फिगर में है। ठीक है, उसी के राउंड फिगर में ये है। ठीक है, तो ये 2000, देखो ये 2011 के अनुसार है, अभी चल रहा है 2024, तो यानी कि 2024 में जनसंख्या यूपी के तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई होगी, यानी कि अगर 20 करोड़ के लगभग में है तो ये 25 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हो गई होगी। ठीक है, तो ये 2011 के अनुसार ये इतनी है जनसंख्या। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है? ठीक है, ये कह रहा है पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, क्या वो 59.26% है, क्या 77.3% है, क्या 69.72% है या 60.34% है? तो जो इसका सही आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका? 77.3 हो जाएगा। कितना? 77.3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं तो यूपी, जैसा था कि यूपी में जो साक्षरता है, यूपी में जो साक्षरता है वो कितना है? तो 67.7%। कितना है? इतना है, लेकिन इनमें पुरुषों का अलग होगा, महिलाओं का अलग होगा। तो अगर हम बात करें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है और महिला की कितनी है, ठीक है, महिला की कितनी है, तो अब जो ये एवरेज हम देख रहे हैं, जो एवरेज देख रहे हैं, तो एवरेज से 10 बढ़ा देंगे तो पुरुषों का निकल आएगा, और एवरेज से 10 घटा देंगे तो महिलाओं का निकल आएगा। तो यहाँ देखेंगे पुरुषों की अगर हम लोग बात करते हैं, पुरुषों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 77.3%। ठीक है, और महिलाओं की बात करते हैं तो एवरेज से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 57.2%। ठीक है, 2%। ठीक है, तो और अगर हम लोग बात करते हैं खासकर कि जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, और सबसे कम में कौन हो जाएगा? तो श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपका है मुरादाबाद, प्रयागराज, गाजियाबाद या लखनऊ। यानी उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, किस जिले में करती है? तो वैसे तो इसमें आप देखेंगे तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? वो है कौन सा? प्रयागराज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद हो जाएगा।
तो प्रयागराज आ जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या में, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। लेकिन सबसे कम जनसंख्या अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में है सबसे कम जनसंख्या, तो आपका क्षेत्र महोबा वाला हो जाता है। ठीक है, तो सबसे कम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और भी जो देखते हैं हम लोग कि ये तो सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, प्रयागराज। लगभग देखेंगे तो यहाँ पर 60 लाख। ठीक है, 60 लाख से प्लस यहाँ पे क्या है, जनसंख्या है। हालांकि अब तो और भी ज़्यादा यहाँ पे हो गई होगी, अब तो और यहाँ पे ज़्यादा हो गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि रही है। तो चार ऑप्शन है, 18.5%, 11.3%, 13.2% या 10.5%। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो चार ऑप्शन है, तो कितने, 18.5%, 11.3%, 13.2% या 10.5%। तो जो इसका सही आंसर है आपका वो है कौन सा, 11.3%। यानी इसमें किसने पूछ रहा है, साक्षरता में साक्षर व्यक्तियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 11.2%। ठीक है, अच्छा अब पूछ लेगा अगर यहाँ पर आ जाए कि यूपी में, ठीक है, जो 10 की वृद्धि दर रही है। ठीक है, यूपी में जो 10 की वृद्धि दर रही है वो क्या रही है, वृद्धि दर, तो बताना है कि ये था 20.23%। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा आपका, जो ये है आपका क्या है, तो ये हो जाएगा 22.23%। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये 10 लाखी कह रहा है कि 10 लाखी, कि 10 लाख, तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कितने, तो 7। कितने हो जाएंगे, वो 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब 7 में अगर आप देखते हैं कि 7 में कौन कौन से, कि जहाँ की नगरों की संख्या कितनी हो, 10 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे बड़े ही नगर होंगे जैसे कि लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, बनारस हो गया, कानपुर हो गया। ठीक है, तो ऐसे 7 हो जाएंगे जहाँ पे जनसंख्या नगरों की कितनी है, 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, 7 है इसमें सही आंसर। चलिए अगला देखिएगा, अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो जनजातियां हैं वो किस जिले में पाई जाती हैं, तो चार ऑप्शन है आपका कौन सा, मिर्जापुर, बिजनौर, सोनभद्र या खीरी। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, तो वो हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, तो सोनभद्र में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है और सबसे कम जनजाति अगर पाने की बात करेंगे तो बागपत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बागपत हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लेते हैं, सोनभद्र से बात कर लेते हैं। तो जो सोनभद्र से जो सवाल आपसे बनता है वो सबसे अधिक ये बनेगा कि यहाँ पे क्या है, आपका एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को, हिंडाल्को जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। ठीक है, हिंडाल्को कंपनी, और हिंडाल्को कंपनी काम क्या है, तो ये बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण करती है, यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने का कार्य करती है। तो हिंडाल्को कंपनी कहाँ पे है, तो ये है रेणुकूट क्षेत्र में। कहाँ पे, रेणुकूट क्षेत्र, और ये कहाँ पड़ता है, तो सोनभद्र पड़ेगा। किसके सहयोग से, तो इसमें सहयोग किसका था, तो यूएसए का था। ठीक है, यूएसए, इस कंपनी को स्थापित करने में किस देश ने सहयोग किया था, तो वो था कौन, यूएसए। ठीक है, कौन, यूएसए। इसके अलावा सोनभद्र में क्या है, सर्वाधिक बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक आपका वन क्षेत्र है। सर्वाधिक क्या है, आपका वन क्षेत्र है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, वह सर्वाधिक क्या है, आर्द्र भूमि भी है। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि भी है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि। ठीक है,
तो यानी कि सोनभद्र आपका वो जिला है, सोनभद्र आपका वो जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या है आपका फॉरेस्ट एरिया है, सबसे अधिक वहाँ पे क्या है आपका जनजाति भी निवास करती है, और सबसे अधिक खनिज संसाधन भी सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। बाकी सोनभद्र में देखेंगे तो पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से घिरा हुआ है, या 4 राज्यों से सीमा लगाता है। फिर उसके बाद देखेंगे सोनभद्र में ही क्या होगा कि जो आपकी रिहंद नदी है, तो रिहंद नदी पे ही आप देखेंगे तो रिहंद बांध बना हुआ है, जिसके पीछे गोविंद जो सागर झील है, जिसे हम लोग कहते हैं गोविंद वल्लभ जो पंत झील है, वो इसके पीछे ही है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिएगा, और ये बात आती है बिजनौर। बिजनौर में एक जनजाति पाई जाती है जो आपसे कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, बिजनौर में एक जनजाति पाई जाती है जो कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है बुक्सा, ठीक है, जिसका नाम है बुक्सा जनजाति। कौन सी? तो बुक्सा जनजाति। ठीक है, बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? ये लिखा हुआ है तीसरा, यानी कि 3rd नंबर। ठीक है, तीसरा। तो पहला भी जानना चाहिए, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक है, चौथा भी। तो देखिए इसमें जो सही आंसर सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। तो सही आंसर इसमें क्या है आपका? तो सिख है। ठीक है, अगर इनके क्रम लगाया जाए कि हमारे यूपी में किस किस समुदाय के लोग किस मात्रा में पाए जाते हैं, तो अगर बात करते हैं तो हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के जो व्यक्ति होंगे उनकी संख्या क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। फिर इसके बाद में कौन से आ जाएंगे? मुस्लिम समुदाय के लोग आ जाएंगे, मुस्लिम। फिर उसके बाद में आपके सिख समुदाय के आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके सिख समुदाय के लोग आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके ईसाई समुदाय के लोग आ जाएंगे। ठीक है, ईसाई के बाद में जैन लोग आ जाएंगे। ठीक है, कौन आ जाएंगे? जैन लोग आ जाएंगे। और जैन के बाद में बौद्ध लोग आ जाते हैं। ठीक है, फिर कौन आ जाएंगे? बौद्ध लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो बौद्ध लोग आते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या, अगर सिखों की अगर स्पेशली बात करें, अगर सिखों की स्पेशली हम लोग बात करते हैं तो इनकी संख्या हमारे यूपी में लगभग 0.34% है। यानी कि यूपी की जितनी भी जनसंख्या है, यूपी की जितनी भी जनसंख्या है उसका 0.4% जनसंख्या, 0.34% जनसंख्या किसकी है? तो सिख की है। मुस्लिमों की बात करते हैं तो लगभग 19% है। ठीक है, और हिंदुओं की बात करते हैं तो लगभग ये क्या है? 80% है। ठीक है, 80% है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे कम समुदाय के लोग कौन हैं? तो वो बौद्ध ही हैं। ठीक है, कौन है? बौद्ध समुदाय के लोग कम है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, यानी जहां पे सबसे कम एसटी के लोग पाए जाते हों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है? बागपत। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का मतलब हो गया, शॉर्ट में कहें तो एसटी समुदाय के लोग, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसे बोलते हैं। तो सबसे कम कहाँ पे है? बागपत में। सबसे अधिक कहाँ पे था? ठीक है, अधिक बोले कि सर्वाधिक कहाँ पे था? तो सर्वाधिक था कहाँ पर? सर्वाधिक जो था वो था सोनभद्र में। ठीक है, कहाँ था? सोनभद्र में। ठीक है, और हमारे यूपी के कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर एसटी आबादी की जो संख्या है बहुत ही कम, तो बागपत में, लेकिन बिल्कुल है ही नहीं है। वो है आपका कौन? तो 2 हैं, एक जालौन है और एक अयोध्या है। तो जालौन और जो आपका जालौन और अयोध्या 2 ऐसे जिले हैं यूपी के जहाँ पर एसटी की संख्या एक भी नहीं है। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें तो एक भी नहीं थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके ध्यान रखिएगा कि जो बात करते हैं कि आदिवासियों या जनजातियों के पिता किसे कहते हैं? जनजातियों के जो प्रवर्तक हैं, जो जनक हैं, वो किसे माना जाता है? तो माना जाता है ठक्कर वापा को। ठक्कर वापा को। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठक्कर वापा। तो इन्हें माना जाता है आदिवासियों का, हम लोग मानते हैं क्या? तो जनक या प्रवर्तक मानते हैं। ठीक
ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कितने % इस्लाम आबादी राज्य में निवास करती है, ठीक है। तो ये है आपका 9.5%, 11.5%, 12% या 10%। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 9.5%, ठीक है। देखो, इस्लाम आबादी का मतलब ये हो गया कि वो एरियाज जहाँ पर जो झोपड़ी झुग्गी डालकर, जो हमने देखा कि पॉलीथीन की झोपड़ियाँ डालकर जो लोग रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इस्लाम आबादी कहते हैं। तो हमारे यूपी की जो कुल जनसंख्या है उसमें से लगभग कितना, तो 9.5% जनसंख्या ऐसी है जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करती है, यानी उनका खुद का मकान नहीं है, वो झोपड़ी झुग्गी में रहती है। तो कितने हैं, तो परसेंट कितना, 9.5%। तो सवाल है कि भारत में सबसे अधिक इस्लाम आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है। तो वो तो वैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश आता है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये लिखा जाए कि सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाले राज्य की अगर बात करते हैं तो इसमें पहले पे आ जाएगा कौन सा, पहले पे आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, सबसे अधिक यहीं पे है। फिर इसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और इसके बाद में आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद में जो फोर्थ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे उत्तर प्रदेश आएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक सवाल और भी ध्यान रखना, सवाल ये बनेगा कि हम लोग बात करते हैं कि एशिया, ठीक है, या फिर हम लोग बात कर लें भारत में सबसे अधिक इस्लाम आबादी कहाँ पे है, आबादी कहाँ पे है, तो बताना कहाँ पे। तो जो मुंबई में एक जगह पड़ता है धारावी, ठीक है, धारावी, ठीक है, धारावी कहाँ है, तो ये मुंबई के जस्ट पड़ोस में ही है, ठीक है, मुंबई के जस्ट पड़ोस में। तो जो धारावी है ये एशिया या भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है, ये इस्लाम क्षेत्र है, ठीक है। तो यूपी इस्लामों में किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे। सबसे अधिक कहाँ, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यूपी में कितना हो जाएगा, तो 9.5%, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला आपका है कि इस्लाम आबादी में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या स्थान हो सकता है इसमें। तो ये तो हमें पहले से भी आपने देखा ही था कि इसका मैंने तो क्रम ही लगा दिया था। तो पहले पे कौन था, महाराष्ट्र था, दूसरे पे कौन था, तो आपका आंध्र प्रदेश था, थर्ड पे कौन था, पश्चिम बंगाल था, और यूपी किस नंबर पे आ रहा था, तो यूपी आ रहा था चौथे नंबर पे आ रहा था, ठीक है, इस नंबर चौथे नंबर पे आ रहा था। लेकिन इस्लाम आबादी में उत्तर प्रदेश के जो जिलों की बात करते हैं तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो जो ज़िले हैं उसमें आपका जो मेरठ और आगरा वाला क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा इस्लाम आबादी, ठीक है। तो इस्लाम आबादी समझ गए ना, इस्लाम आबादी किसे कहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि इस्लाम आबादी जो हमारी जो इस्लाम आबादी है ये यूपी में या भारत में इनकी संख्या तो है, लेकिन ये उनका उतना ही योगदान भी है कारखानों में, जो आपके आर्थिक क्षेत्र है उसमें इनका योगदान है काफ़ी ज़्यादा मजदूरों के रूप में, ठीक है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि वयस्क लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है, कौन सा स्थान है आपका, 25वां, 27वां, 26वां या 28वां, ठीक है। तो वो किस नंबर का हो जाता है, ये हो जाता है आपका 26वें नंबर का, ठीक है, किस नंबर का हो जाता है आपका 26वें नंबर का हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ कि वयस्क लिंगानुपात में आप देखेंगे तो हमारे यूपी में अगर हमने ये कह दिया कि कितने हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में जो लिंगानुपात में जो हमारा नंबर आता है वो किस नंबर पे आता है, 26वां स्थान आता है। यानी कि 25 ऐसे राज्य हैं हमारे भारत में कि
कि जो यूपी के लिंगानुपात से उनकी क्या है जो रेट है वो ज़्यादा है, उनकी रेट क्या है, उनकी रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो किस नंबर पे आएगा, 26वें नंबर पे आएगा। तो वयस्क लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाएगा, 26वां हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे लिंगानुपात है कितना, यूपी में जो वयस्क लिंगानुपात है वो कितना है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कितना है, तो 912 है। कितना है, 912 कितने पर, तो 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 1000 पुरुषों पर। ठीक है, इतने 1000 पुरुषों पर। ठीक है, बाकी अगर ये देखेंगे कि राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में कौन हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में केरल हो जाएगा सबसे अधिक, सबसे कम हरियाणा हो जाएगा। यूपी में अगर जिलों में देखा जाए तो जौनपुर सबसे ज़्यादा हो जाएगा और गौतम बुद्ध नगर सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 कि राज्य में 0 से 6 वर्ष वायु समूह की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 14.6%, 15.4%, 20.5%, 13.6%। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा, तो 15.4%। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि उत्तर प्रदेश में, या फिर मैं ये कह लूँ कि जो शिशु लिंगानुपात है उसके लिए आयु की जो सीमा होती है वो किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक होती है। तो जो शिशु लिंगानुपात जो काउंट किया जाता है, जो मेजर किया जाता है, वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को ही काउंट किया जाता है शिशु लिंगानुपात में। बाकी जो वयस्क लिंगानुपात है, इससे ऊपर के जो उम्र के लोग होते हैं उनको वयस्क लिंगानुपात में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 15.4% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 2011 की जनगणना में किस जनपद में महिला व पुरुष साक्षरता का अंतर सबसे कम है। ठीक है, ये लिखा है कि अंतर सबसे कम है किसमें, तो महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर सबसे कम कहाँ पे है। तो 4 ऑप्शन है, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद या कानपुर। तो सही आंसर कौन सा है इसमें, तो सही आंसर है आपका कानपुर। ठीक है, कौन सा है, कानपुर। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको और भी ध्यान देना होगा कि सवाल कभी भी आपके सामने आ जाता है कि जो आपका कानपुर नगर है, कानपुर नगर महिला साक्षरता में महिला साक्षरता दर क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है, तो कानपुर में। जबकि अगर वो देखा जाए कि ऑल ओवर देखा जाए कि जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक कहाँ, तो गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन महिलाओं में साक्षरता दर कहाँ पे है, तो बताना कानपुर नगर में ये है। लगभग 75% की बात करते हैं, लगभग 75% साक्षरता दर यहाँ पे है कानपुर नगर में। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा, अब बात कर लेते हैं हम लोग गाजियाबाद से। थोड़ी सी अगर सवाल अगर बना लें यहाँ से तो बेहतर रहेगा। देखिएगा, गाजियाबाद की बात करते हैं तो गाजियाबाद को हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ यूपी। इसे क्या कहेंगे, तो गेटवे ऑफ यूपी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, इसे क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का क्या बोलेंगे, प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, गाजियाबाद को। ठीक है, इसके अलावा गाजियाबाद में अगर हम देखते हैं तो गाजियाबाद में देखेंगे कि सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक जनघनत्व यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है यूपी का, सबसे अधिक जनघनत्व वाला क्या है, ये जिला है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र भी है। यहाँ पर देखा जाए गाजियाबाद में ही तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मिल जाएगा गाजियाबाद में। ठीक है, याद रखना गाजियाबाद में अगर और भी देखा जाए तो गाजियाबाद में ही हम देखते हैं कि यहीं पे क्या है, तो आपका जो हिंडन एयरपोर्ट भी है।
क्या है, हिंडन एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट है, ठीक है। और आपको पता है कि जो हिंडन एयरपोर्ट है वो हालांकि कहीं ना कहीं क्या है, आपका एक नदी है, जिस नदी के वो किनारे गाजियाबाद शहर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हिंडन नदी ही है, तो हिंडन नदी ये यमुना की सहायक है और हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद शहर स्थित है, ठीक है, गाजियाबाद शहर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाता है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक एवरेज जो रेट है साक्षरता की वो क्या है, क्या वो 66.7% है, क्या 68.7% है, क्या वो 63.2% है, या 65.5% है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो सकता है, तो वो हो जाएगा आपका 65.5%। कितना हो जाएगा, 65.5% हो जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी वैसे तो देखा जाए तो हमारे राज्य में औसत साक्षरता कितनी है, वो कितनी है राज्य में देखा जाए तो कितना, तो 67.7%, ठीक है। पुरुषों का कितना था, तो इससे जो मेल वर्ग हैं इनकी बात करें तो इनमें क्या करो 10 बढ़ा देते हैं तो 77.3%, और जो फीमेल वर्ग है इसमें कितना था, तो 10 घटा देते हैं तो 57.2%, ठीक है, इतना है। लेकिन यहाँ पूछा है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ कितना पूछा, ये क्या पूछा है, ग्रामीण क्षेत्र में पूछा था, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना हो जाएगा, तो 65.5%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 65.5% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, सहरिया, अगरिया, थारू या पटारी, ठीक है। तो हालांकि इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका थारू हो जाएगा, ठीक है, थारू हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जो ये जनजातियों की बात करते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपको सवाल मिलता है, इसके लिए हम लोग अलग से स्लाइड लेते हैं, उस पर समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, जब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश यूपी में सर्वाधिक जनजाति वाला अगर पूछता है आपसे जिला तो कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र, सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा जाए आपसे कि न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा, बागपत, कौन सा हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि जालौन व अयोध्या, जालौन और अयोध्या में कोई जनजाति यानी कि एसटी वर्ग नहीं है, एसटी वर्ग क्या है, नहीं है, ठीक है, एसटी वर्ग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल आपसे ये बने गया, ठीक है, कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति वो कौन सी है, तो थारू, कौन सी है, थारू, कौन सी है, थारू, ठीक है। और जबकि यूपी की अगर पूछ ले कि छोटी जनजाति कौन सी है, छोटी जनजाति का मतलब हो गया जिनकी संख्या कम है, ठीक है, तो वो है कौन सा, तो वन रावत, ठीक है, कौन सा है, वन रावत, ठीक है, कौन सा है, वन रावत। तो ये सबसे छोटी जनजाति है यूपी की, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, इसके अतिरिक्त हम लोग और बात करते हैं तो आपसे सवाल ये बन जाएगा कि जो थारू लोग हैं, जो थारू लोग हैं, इससे सवाल बनता है थारू लोग, ये जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है
तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, यूपी का जो तराई क्षेत्र है उस वाले हिस्से में, ठीक है। तराई क्षेत्र का मतलब हो गया कि जो यूपी का वो हिस्सा जो नेपाल बॉर्डर लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, गोंडा हो गया, ये वाला हिस्सा तराई क्षेत्र में आता है। और उधर आप देखेंगे तो बिजनौर ये भी हिस्सा आता है। लेकिन एक सवाल ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये थारू जनजाति है, ऐसा नहीं कि केवल यूपी में ही पाई जाती है। थारू जनजाति ये उत्तराखंड के नैनीताल वाले क्षेत्र में भी इनका विस्तार पाया जाता है, जो कि पिछली बारी ये टेट का विवादित क्वेश्चन था। तो ये उत्तराखंड में भी और यूपी दोनों में पाई जाती है। तो यूपी में कहाँ, तराई क्षेत्र में, और उत्तराखंड में कहाँ, तो नैनीताल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति ये अपने आप को किरात वंश के बजाते हैं। किस वंश के, किरात वंश के, ठीक है। तो ये थारू जनजाति जो है ये किस वंश की है, तो ये देखेंगे ये लोग हैं किस वंश के, तो किरात वंश के। किस वंश के हैं, किरात वंश के, ठीक है। फिर देखना थारू जनजाति लोग क्या करते हैं कि ये लोग दीपावली, ठीक है, दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में, ठीक है, रूप में। रीजन क्या है कि इस दिन लोग दीपावली के दिन क्या करते हैं कि ये लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ठीक है, अपने पूर्वजों को क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा थारू जो जनजाति है ये लोग क्या करते हैं, बजहर, ठीक है ना, बजहर त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है कि जो बजहर त्यौहार है वो कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति बजहर त्यौहार को ये लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन अब आता है कि उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है। मतलब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का परसेंटेज क्या है। कार्यशील का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश की वो जनसंख्या जो किसी न किसी कार्यों में लगी हो, किसी न किसी प्रकार के उत्पादन में लगी हो, ठीक है, वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है, ठीक है, वो सही आंसर क्या है, क्या वो 18.5% है, क्या 32.7% है, क्या 30.2% है, या 32.9% है, ठीक है। तो जो इसमें सही आंसर है वो कौन सा है आपका, 32.9%, यानी लगभग 33% मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्यशील, ठीक है, कैसे, कार्यशील का परसेंटेज यूपी में कितना है, तो 32.9% है, ठीक है। तो यानी कि जिससे उत्पादन हो रहा है, जिससे उत्पादन हो रहा है, जो जनसंख्या किसी न किसी कार्य में लगी हुई है, ठीक है, उसके लिए ये 32.9% है। चलो अगला देखना। अच्छा ये सवाल आपसे ये पूछता है इसमें अगर कि आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, आश्रित जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या किसे कहेंगे, तो आश्रित जनसंख्या उसे कहते हैं जो बच्चे होते हैं, यानी जो 15 साल से कम होते हैं। इनमें दो वर्ग आता है, ठीक है, एक आएगा 0 से 14 वर्ष के लोग, और ऊपर कौन सा होगा, 60 वर्ष के ऊपर के लोग जो होते हैं, ठीक है। तो ये आश्रित जनसंख्या होती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, आश्रित जनसंख्या होती है, यानी आश्रित का मतलब हो गया कि वो किसी न किसी दूसरे पे क्या डिपेंडेंसी उनकी है, उनका खुद का उत्पादन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि अल्पवयस्कों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। भाई जो अल्पवयस्क हैं, ठीक है, ठीक है, सॉरी, जो क्या अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब हो गया कि जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो कहाँ पे उनकी जो परसेंटेज है वो अधिक है, बिजनौर में, मुरादाबाद में, लखनऊ में या रामपुर में। देखिएगा हमारे उत्तर प्रदेश में जो हम बात करें कि जनसंख्या कैसी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदू जो जनसंख्या है वो बहुसंख्यक है। हिंदू के अलावा जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं है मुस्लिम समुदाय से। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या कम है, अल्प मतलब कम, तो जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो हमारे अब देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में
लगभग देखिए हमने कि 80% आबादी किसकी है, हिंदुओं की है, और बाकी शेष 20 में बाकी सभी समुदाय के लोग आ जाते हैं इसमें। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो सही आंसर है कौन सा, रामपुर। ठीक है, रामपुर में देखेंगे तो रामपुर में है क्या कि रामपुर में आप देखते हैं तो यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिशत जो है ना वो 50.52% है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि रामपुर में जितनी भी जनसंख्या है उसके 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय की है। किसकी, मुस्लिम समुदाय की है। तो हालांकि आप देखेंगे नाम कैसा है, तो नाम तो है रामपुर, लेकिन अब देखेंगे तो वहाँ पे आबादी किसकी अधिक दिख रही है, तो वो दिख रही है मुस्लिम समुदाय की। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछ लेगा रामपुर के बारे में, तो रामपुर को हम लोग वैसे से नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर। लेकिन आप कहेंगे ये तो हम लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, लखनऊ को भी कहते हैं, लेकिन लखनऊ अगर ऑप्शन में ना हो तो आप उसके विकल्प पे रामपुर लगा सकते हैं। ठीक है, तो लखनऊ को तो नवाबों का शहर कहते हैं, लेकिन रामपुर को भी कहते हैं। ठीक है, बाकी रामपुर का चाकू बड़ी फेमस है। ठीक है, यहाँ का तो रामपुर का जो चाकू है बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा आपने सुन रखा होगा कि नाथ नगरी किसे कहते हैं, काशी को कहते हैं, बनारस को कहते हैं। लेकिन अगर काशी बनारस ना दे रखा हो तो उसके विकल्प में हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो बरेली का जो क्षेत्र है उसे भी हम लोग नाथ नगरी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो रामपुर में क्या है कि अल्पसंख्यकों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां अनुसूचित जाति नहीं है। हमने इससे अभी चर्चा ही कर लिया था कि उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या रिकॉर्ड नहीं की गई है या उनकी संख्या एक भी नहीं पाई गई है। तो सबसे अधिक कहाँ था, सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ था, तो बागपत में। और कहाँ पर नहीं है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अयोध्या और जालौन में नहीं है। ठीक है, यानी कि इन दोनों जिलों में देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी एसटी वर्ग के लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, अयोध्या और जालौन में कोई भी एसटी वर्ग के लोग नहीं रहते हैं। तो सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला ठीक है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, 48%, 50%, 45% या 51%। तो जो इसमें सही आंसर है ना आपका वो कितना हो जाएगा, 48%। ठीक है, तो यानी कि अगर देखेंगे तो राज्य में महिलाओं का जो आबादी वो है कुल आबादी का लगभग 48% है। तो फिर पुरुषों का कितना होगा, तो शेष जो होगा वो पुरुषों का हो जाएगा। यानी कि पुरुषों का कितना हो जाएगा, तो लगभग 52% हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स में देखा जाए तो 52% हो जाएगा। कितना, 52% हो जाएगा। यानी देखोगे कहीं ना कहीं हमारे यूपी में लगभग 19.8 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, 19.98 करोड़ की क्या है, जनसंख्या है। इनमें से लगभग देखा जाए तो जो 10 करोड़ जनसंख्या पुरुष की है, बाकी देखा जाए तो महिलाओं की हो जाती है। ठीक है, तो कितना है, 48% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला। क्वेश्चन अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ऑप्शन में हापुड़, प्रयागराज, सुल्तानपुर या कौशाम्बी। ठीक है, तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो कौन सा आपका, हापुड़। कौन सा है, हापुड़। तो हापुड़ जो जिला है वो गाजियाबाद से अलग होकर बना है। ठीक है, और जब ये अलग हुआ तो इसका क्षेत्रफल काफ़ी छोटा हो गया। तो छोटा ये पूछ रहा है, तो अगर हम ये देखें कि यूपी के छोटे जिले, ठीक है, यूपी के छोटे जिले कैसे होंगे, तो ये सब होंगे, हम लोग पढ़ते हैं घटते क्रम में। ठीक है, कैसे होंगे, तो घटते क्रम में। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में भी। जैसे क्या होगा, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब हो गया आरोही क्रम। ठीक है, कैसा हो गया, आरोही क्रम। तो देखिए, तो अब देखेंगे सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। सबसे छोटा कौन सा जिला है, हापुड़। ठीक है, हापुड़ के बाद देखा जाए, ठीक है, हापुड़ के अगर आप बाद देखेंगे,
हापुड़ के बाद देखते हैं तो गाजियाबाद आता है। कौन सा? गाजियाबाद है, ठीक है। और गाजियाबाद के बाद में कौन है? तो भदोही है, जो भदोही को हम लोग कालीन नगरी भी कहते हैं, ठीक है। ये कालीन यहाँ पर बड़ी फेमस है भदोही में। और भदोही को हम लोग संत जो रविदास नगर है ये भी नाम देते हैं, संत रविदास नगर भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कौन से? छोटे वाले जिले हो गए, ठीक है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बड़े जिलों के सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े जिले के सबसे बड़े जिलों की बात करें, सबसे बड़े जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो उसमें जब क्रम लगाएंगे घटते क्रम में, तो पहले कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर हो जाएगा कौन? उससे छोटा सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। इससे छोटा आपका हरदोई हो जाएगा। फिर आपका सीतापुर हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर जनसंख्या की हम लोग बात करते हैं, जो क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़े जिले हो जाते हैं वो खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर हो जाएगा। अगर छोटों की बात करेंगे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो हापुड़ है। दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। और जो तीसरा सबसे छोटा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भदोही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। और इनमें अगर कुछ जैसे आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ से आपसे सवाल कई सारे बन सकते हैं। देखो सुल्तानपुर से सवाल आपसे एक ये पूछा गया है कि ये किस नदी के किनारे है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी तट पर है, गोमती नदी तट पर है, ठीक है। तो गोमती नदी तट पर आप देखेंगे तो प्रमुख कुछ ऐसे ज़िले हैं, जैसे आप देखेंगे लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। फिर आप देखेंगे जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो बाकी कौशाम्बी आपने पढ़ा होगा, कड़ा कौशाम्बी, ठीक है, जहाँ पे मलूक दास, जो संत कौन थे? मलूक दास। तो मलूक दास, जो संत मलूक दास हैं, उनकी जो जन्म स्थली है वो कौन है? कड़ा कौशाम्बी है, ठीक है, कड़ा कौशाम्बी है। और कौशाम्बी पहले एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक केले की खेती होती है, यानी केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? कौशाम्बी का एरिया, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन हैं आज के वो कितने रहे? 50 रहे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।